हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर जो मोशन है उसके रिवीजन के क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, a body traveling equal distances in equal interval of time is said to be moving in uniform velocity if the body moves along a dash path। यानी आपसे ये कहा गया है कि एक बॉडी है, ठीक है, एक वस्तु है जो कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है। तो ऐसे बॉडी को या ऐसी जो वस्तु है उसके लिए हम ये कहते हैं कि ऐसी वस्तु यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है, यानी समान जो है समान वेग के साथ ये चल रही है। अब अगर ऐसी बॉडी के बारे में अगर हम कहें तो ऐसी बॉडी या ऐसी जो वस्तु है वो कैसे पथ में ट्रैवल करेगी, यानी कैसे पथ में वो चलेगी। समय के समान अंतराल में समान दूरी तय करने वाला पिंड समान वेग से गति करता हुआ कहा जाता है यदि पिंड एक डैश पथ के साथ चलता है। तो अब आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके कुछ इस तरीके से हैं। पहला है स्ट्रेट, यानी सीधा, यानी पहला जो आपको ऑप्शन दिया है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो एक सीधे पथ पे या स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। सेकंड है रेक्टेंगुलर, आयताकार, यानी जो आपकी वस्तु है वो एक आयताकार रेक्टेंगुलर पाथ में चल रही है। पहला आपको कहा गया है कि सीधी रेखा पे चल रही है, दूसरा कहा गया है कि आयताकार चल रही है, रेक्टेंगुलर चल रही है, तीसरा है सर्कुलर चल रही है, ठीक है, सर्कुलर चल रही है, चौथा है आपका हेक्सागोनल चल रही है। तीसरा आपका सर्कुलर यानी जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से है, और चौथा है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल यानी षटकोण जो होता है, हेक्सागोनल। तो आपसे ये कहा गया है कि आपकी जो बॉडी है जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, एक समान गति या एक समान वेग के साथ चल रही है, तो कैसे पथ पे चलेगी। अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम ये कहते हैं या ये समझते हैं कि जो आपकी बॉडी है या वस्तु है वो एक सीधे पाथ में या एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। यानी आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, यानी स्ट्रेट, यानी सीधे पथ पे, यानी जो आपका स्ट्रेट पाथ है या सीधा पथ है उसमें आपकी जो बॉडी है वो चल रही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स डैश। दूरी समय ग्राफ ढलान डैश देता है, यानी यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की गई है और आपसे ये पूछा गया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसकी जो ढलान होती है वो क्या दर्शाती। यानी आपके पास इस तरीके से क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आपके जो वाई अक्ष है, ठीक है, वाई एक्सेस है, इस पे डिस्टेंस है यानी दूरी है, और एक्स एक्सेस पे आपको टाइम दिया गया। अब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो ढलान है वो क्या दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, दूसरा है एक्सेलरेशन यानी त्वरण, तीसरा है वेलोसिटी यानी वेग, चौथा है स्पीड यानी गति। आपको ये बताना है कि जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसकी जो ढलान होती है वो क्या दर्शाती है, क्या शो करती है। अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो हाथ खड़ा कीजिए।
तो आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है, तो उसका जो स्लोप होता है, जो उसका स्लोप होता है वो क्या दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया। अगर हम बात करें स्लोप की, तो जैसे कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, आपके पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ग्राफ है। और जब हम इसके स्लोप की बात करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप की, यानी जो आपका दूरी समय ग्राफ है, उसके ढलान की जब हम बात करते हैं या उसके ढाल की जब हम बात करते हैं, तो वो बेसिकली स्पीड को शो करता है। किसको शो करता है? स्पीड को। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये आपको बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी समय के साथ दूरी में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ या दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप है वो दर्शाता है। यही कारण है कि इसका जो आंसर होगा आपका स्पीड यानी गति होगा, यानी चाल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसका आंसर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो, यानी आपसे ये पूछा गया है कि कोई भी एक वस्तु है वो समान समय अंतराल में, यानी टाइम इंटरवल जो है वो बराबर है, और जो दूरी उसके द्वारा तय की जा रही है वो भी बराबर है, ठीक है। अब आपके जो ऑप्शंस हैं वो इस तरीके से हैं कुछ। पहला ऑप्शन है द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी जो शरीर है या जो पिंड है वो एक समान वेग के साथ गति कर रहा है या घूम रहा है, ठीक है, गति कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है आपका द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी जो पिंड है या जो शरीर है वो एक समान त्वरण के साथ गति कर रहा है। तीसरा है द बॉडी में बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी शरीर समान वेग के साथ चल रहा हो सकता है, यानी वो चल सकता है या गति कर सकता है। नेक्स्ट है द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, शरीर एक समान मंद गति से या मंद चाल से गति कर रहा है, मंद चाल से के साथ गति कर रहा है। तो ये आपके ऑप्शन है, और आपका क्वेश्चन है कि यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है, यानी समय अंतराल भी बराबर है और दूरी भी बराबर है। तो जब हम दूरी, यानी जो आपकी दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो बराबर है किसके, और दूरी भी जो आपके वो बराबर है, दोनों आपके बराबर है। तो जब हम ऐसे मोशन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? यूनिफॉर्म मोशन की, यानी समान गति की, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, आपका जो है जो डिस्टेंस कवर है वो बराबर है, ठीक है, हर एक इंटरवल टाइम में, और टाइम भी क्या है, बराबर है, समय अंतराल भी बराबर। तो हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपका जो डिस्टेंस है वो हर समय अंतराल में बराबर है और समय अंतराल भी क्या है, बराबर है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो है सी होगा, यानी द बॉडी में बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी जो आपका जो शरीर है या जो बॉडी है वो किसमें मूव कर रही है? एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन द बॉडी इज, किसी पिंड की गति का दूरी समय ग्राफ अक्ष के समानांतर है तो पिंड डैश है। अब आपके जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ए, एट रेस्ट
विथ जीरो इनिशियल डिस्टेंस, यानी किसमें है, विराम अवस्था में है, और कुछ प्रारंभिक जो दूरी है जो उसकी, ठीक है, वो क्या है, शून्य है, यानी जीरो है। प्रारंभिक दूरी इसने तय नहीं की है, वो शून्य है, और ये किसमें है, विराम अवस्था में। दूसरा है एट रेस्ट विथ सम इनिशियल डिस्टेंस कवर, यानी कुछ प्रारंभिक दूरी तय करने के बाद वह आराम या विराम अवस्था में आ गया है। किसमें आ गया है, विराम अवस्था में। तीसरा है इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी असमान गति में। चौथा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी समान त्वरण। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, पहला आपको दिया गया है कि पहले क्या है, बॉडी जो है उसने क्या किया है, कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, कोई भी दूरी तय नहीं की है, और वो विराम अवस्था में। दूसरा है उसने कुछ दूरी तय की है, फिर वो विराम अवस्था में है। तीसरा है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यानी असमान गति में है। चौथा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी उसका जो एक्सेलरेशन है, जिसका त्वरण है, वो एक समान। तो अगर हम बात करें किसकी, हमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आपका ग्राफ है वो एक्स अक्ष के, यानी जो आपका एक्स एक्सिस है उसके समानांतर है, पैरेलल है, ठीक है, ऐसा आपको कहा गया। अगर हम फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है उसकी अगर हम बात करें, क्योंकि वहां पे भी हम विराम अवस्था या फिर आपकी जो है बॉडी जो है वो रेस्ट में है ये कह रहे, तो उसमें क्या हुआ है, उसने कोई दूरी तय नहीं की है, फर्स्ट जो है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी आपके पास बॉडी है, कोई भी वस्तु है जिसने कोई दूरी तय नहीं की है, तो जब भी हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, क्योंकि वो जीरो डिस्टेंस ट्रैवल है, जो दूरी तय की गई है वो शून्य है। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, यानी रेस्ट पे है पर इनिशियल डिस्टेंस, यानी प्रारंभिक जो दूरी जो उसने तय की है वो शून्य है, तो उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अगर हम बात करें इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि ये जो वस्तु है उसने कुछ दूरी तय की है, उसके बाद वो क्या में है, विराम अवस्था में है, यानी रेस्ट की पोजीशन में। यानी अगर हम ग्राफ की बात करें तो जो क्वेश्चन से हमें ग्राफ मिला है वो ये है, और इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी एट रेस्ट विथ सम इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड, कुछ प्रारंभिक दूरी तय करने के साथ विराम पर, या आराम पर, या विराम पर, या विराम अवस्था पर। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू, यानी आपको ये बताना है कि इन दोनों में जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही। पहला जो है, पहला जो है आपका स्टेटमेंट, यानी पहला जो कथन है वो कुछ इस तरीके से दिया है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मे बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी आपको ये दिया गया है कि जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, औसत वेग है किसी भी वस्तु का, वो बराबर हो सकता है किसी भी कोई भी बॉडी है उसका जो कुछ जो है चेंज हो रहा है वेलोसिटी में उस। नेक्स्ट है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन मे बी स्ट्रेट लाइन कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्सिस। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी बॉडी का या किसी भी वस्तु के स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, यानी जो आपका चाल समय का जो ग्राफ बनेगा उसकी अगर हम बात करें, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, समान गति का जो है मोशन है उसमें, तो आपका जो ग्राफ बनेगा उसकी जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस को कोइंसाइड करे। अगर हम सेकंड कथन की या बी कथन की बात करें तो ये इस तरीके से कह रहा है कि आपके पास क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है, यहाँ पे स्पीड है एक वाई एक्सिस में और ये टाइम है, तो स्पीड यहाँ पे है, टाइम यहाँ पे, तो ये जो ग्राफ है ये दर्शा रहा है कि आपकी जो बॉडी है या वस्तु है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी समान गति कर रही है।
तो अगर हम बात करें इसके ऑप्शंस की, तो आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। स्टेटमेंट ए इज ट्रू, यानी कथन ए क्या है, सत्य है। सेकंड है स्टेटमेंट बी इज ट्रू, यानी कथन बी सत्य है। सी है बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, यानी ए बी कथन दोनों बिल्कुल सत्य है। चौथा है नाइदर स्टेटमेंट ए नॉर स्टेटमेंट बी इज ट्रू, ना तो कथन ए ना ही कथन बी सत्य है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपको ये दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन क्या कह रहा है कि जो औसतन वेग है या औसत वेग जो है वो बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, यानी वेलोसिटी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसके। दूसरा है स्टेटमेंट बी जो कह रहा है कि आपका जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन करता है जब उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका जो स्टेटमेंट, पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत, यानी ये ग्राफ जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन को शो नहीं करता, यानी समान गति को दर्शाता नहीं। अब आपका अगला प्रश्न है, द फिनोमेना ऑफ मोशन was placed on sound scientific footings by two scientists, write their name, यानी गति की घटना को दो वैज्ञानिकों ने ठोस वैज्ञानिक आधार पर रखा था, उनके नाम लिखिए। यानी आपको दो साइंटिस्ट के नाम बताने हैं, दो वैज्ञानिकों के नाम बताने हैं जिन्होंने जो है मोशन का जो कॉन्सेप्ट है या मोशन की जो परिघटना है, ठीक है, मोशन की जो परिघटना है उसको साइंटिफिक तौर पे वैज्ञानिक आधार पे उसे रखा। तो अगर हम बात करें गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन की, तो ये दो जो थे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो गति है या मोशन है उसके कॉन्सेप्ट को वैज्ञानिक आधार पे रखा। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, नेक्स्ट है आर रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म, विराम और गति निरपेक्ष है या सापेक्ष, बताइए, ठीक है, निरपेक्ष है या सापेक्ष जो है ये है, आपको ये बताना। तो इसका जो आंसर है वो आपका है कि ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है। क्यों कहा जा रहा है कि ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है, ये दोनों सापेक्ष है, ठीक है। अगर हम बात करें मोशन की, मोशन यानी गति, यानी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो समय के साथ अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, बदल रही है। वहीं अगर हम रेस्ट की बात करें तो कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु रेस्ट की पोजीशन में कब होती है, विराम अवस्था में कब होती है, जब वो समय के साथ अपनी स्थिति को बदल नहीं रही होती, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये दोनों जो आपके शब्द हैं, ये कैसे हैं, सापेक्ष है या निरपेक्ष है। तो अगर हम समझना चाहें तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आप बस से जा रहे हो कहीं, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, बस से जा रहे हैं। तो आप बस से जा रहे हो, आप मूव कर रहे हो, आप बस के अंदर बैठे हो, ठीक है, आप मूव कर रहे हो, आप चल रहे हो बस में, बस चलने लग गई। तो बस के बाहर रोड के किनारे जो पेड़ पौधे हैं, जो कि आप जानते हैं विराम अवस्था में स्थिर है एक जगह, वो कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, कहीं गति नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको वो गति करते हुए दिखाई दे रहे होते। कैसे दिखाई दे रहे होते, गति करते हुए दिखाई दे, क्योंकि आप क्या हो, मोशन में हो, ठीक है, और वो क्या है, वैसे वो रेस्ट में है, लेकिन आप क्या हो रहा है, क्योंकि आप मोशन में हो, आप मूव कर रहे हो, आप गति कर रहे हो, इस कारण आपको जो पेड़ पौधे हैं, जो आपके रास्ते के किनारे, जो आपका रास्ता है उसके किनारे जो पेड़ पौधे हैं, जो स्टेशनरी पोजीशन में है, विराम अवस्था में है, वो आपको गति करते हुए दिखाई दे। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि
कोई, जैसे कि आप चल रहे हो, ठीक है, या आप कहीं गाड़ी से चल रहे हो और आपके साथ साथ कोई दूसरा व्यक्ति है, आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, वो भी गाड़ी से चल रहा है और उतनी ही स्पीड में चल रहा है जितनी स्पीड में आप चल रहे हो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो जो व्यक्ति है वो आपके सापेक्ष क्या कर रहा है, आपके सापेक्ष वो रेस्ट की पोजीशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मोशन होता है और रेस्ट होता है, जो आपकी विराम अवस्था है और गति जो है, ये दोनों कैसी टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स, यानी सापेक्ष। यानी हम जब भी किसी भी बॉडी को रेस्ट में कहते हैं या किसी भी बॉडी को मोशन में कहते हैं तो वो किसी के सापेक्ष, रिलेटिव मोशन में आते हैं। जैसे पहला जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें हमने क्या देखा कि कोई रोड है, आप जा रहे हैं और उसके किनारे क्या है, पेड़ पौधे लगे, आप चल रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो मूव करे, लेकिन वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो एक जगह पे स्थिर है, एक जगह पे रेस्ट की पोजीशन में। मूव तो आप कर रहे हो, लेकिन आपके लिए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। वहीं उसी रोड पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति बाहर खड़ा है, गाड़ी में नहीं चल रहा है, बाहर कहीं रोड पे किनारे पे खड़ा है, तो उसके लिए वो जो पेड़ पौधे हैं वो एक जो है विराम अवस्था पे या एक जगह पे वो स्थिर है, स्टेशनरी पोजीशन में। वहीं आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो कि रोड पे है, रोड पे खड़ा है, उसके लिए वो पेड़ पौधे किस पे है, स्टेशनरी पोजीशन में, रेस्ट की पोजीशन में है, एक जगह स्थिर है, एक जगह क्या है, विराम अवस्था में। लेकिन क्योंकि आप गाड़ी से जा रहे हो, आपको वो मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको वो गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं या जो है मोशन की स्थिति पे है, ठीक है। तो ये इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो आपकी रेस्ट और मोशन की जो टर्म होती है वो सापेक्ष होती है, यानी जो आपकी विराम अवस्था होती है और गति जो होती है, ये दोनों कैसी टर्म्स है, सापेक्ष, रिलेटिव टर्म्स। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, सपोज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स from a position P above the ground. It rises the highest point Q and returns to the same point P. What is the net displacement and distance traveled by the ball? यानी मान लीजिए कि एक गेंद को जमीन के ऊपर की स्थिति, कोई पोजीशन है, P से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। यानी आप ये मान लीजिए कि आप किसी ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं और एक P पॉइंट से, ठीक है, ये जैसे कि ये ग्राउंड है, आप यहाँ पे खड़े हैं और ये जो है एक स्थिति है P पॉइंट, ठीक है, ये बिंदु क्या है, P। यहाँ पे से आप एक बॉल को ऊपर फेंकते, क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, बिल्कुल सीधे फेंकते ऊपर। अब क्या होता है, वो बॉल दूसरे पॉइंट Q तक पहुंचती है जो कि मैक्सिमम बिंदु है या फिर उच्चतम बिंदु है, वहां तक पहुंचती है। फिर वो वापस आती है, यहां से फिर रुक के फिर वो वापस आती है, और फिर वो जब वो वापस आती है तो वो वापस इसी P पोजीशन पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो आपसे ये कहा गया है कि यहाँ उच्चतम बिंदु Q तक चढ़ता है या वहां तक पहुंचती है और फिर उसी बिंदु P पर लौटता है। गेंद द्वारा तय की गई दूरी और कुल विस्थापन क्या है? आपको ये बताना है कि जो ये गेंद है उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है और विस्थापन क्या है, ये आपको बताना। अगर आप इस केस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि आपकी जो गेंद है वो P पोजीशन से, P बिंदु से Q बिंदु तक गई, फिर Q से वापस P में आई। तो हम ये जानते हैं, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो दूरी क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, यानी वो असली जो पथ है जिसे किसी वस्तु ने क्या किया है, ट्रैवल किया है, जिससे वो उसने यात्रा की, ठीक है। यानी B से A Q तक गया बॉडी, जो बॉल है वो P पॉइंट से Q पे गई, फिर Q से वापस P में आई। यानी अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ PQ। क्यों? क्योंकि जो बॉल है पहले वो P से Q में गई, फिर Q से वापस P में आई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दूरी जो आपकी बॉल है उसके द्वारा तय की गई है वो 2 टाइम्स PQ है, ठीक है।
अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और अगर हम विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे छोटी दूरी आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, यानी जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है, प्रारंभिक स्थिति जो है, शुरुआती जो स्थिति है किसी भी वस्तु की, और अंतिम जो स्थिति फाइनल पोजीशन है, उन दोनों के बीच की सबसे छोटी जो दूरी होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर हम बात करें इस बॉल की दूरी की, तो आप देख सकते हैं कि वो P पॉइंट से ऊपर गई, Q से फिर वापस आई, यानी उसकी जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है, जो उसकी प्रारंभिक स्थिति है और जो अंतिम स्थिति है, वो दोनों एक ही है, जो कि क्या है कि P, ठीक है, जो कि क्या है आपकी पॉइंट P है, यानी जहां से उसने शुरू किया, बॉल जहां से ऊपर फेंकी गई वहीं पे वापस आ, उसी बिंदु पे वापस आ, यानी दोनों पॉइंट क्या है, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, एक ही है, और वो क्या है, P है। तो यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सबसे छोटी दूरी होती है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में। तो सेम ही, अगर जो बिंदु है वो वही है जो कि इनिशियल था, इनिशियल और फाइनल सेम है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्टेंस इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन P, विस्थापन 0 है, दूरी स्थिति P Q के बीच की दूरी की दुगनी है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, विच स्पीड इज ग्रेटर 30 मीटर पर सेकेंड और 30 किलोमीटर पर आवर, यानी आपको ये बताना है कि कौन सी चाल ज्यादा है या अधिक है, कौन सी चाल या स्पीड अधिक है, 30 मीटर प्रति सेकेंड या 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले आपको दिया गया है 30 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरा दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डायरेक्टली आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसकी यूनिट देख सकते हैं, इसका जो मात्रक है पहले वाले का मीटर पर सेकेंड में है, दूसरा आपका किलोमीटर पर आवर में। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक ही मात्रा में या एक ही जो उसकी यूनिट है, जो उसकी इकाई है, उसमें इनको परिवर्तित करना होगा। तो हम क्या करते हैं, जो आपका 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित कर लेते हैं। तो आप इसको किस तरीके से परिवर्तित करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, क्योंकि आप ये जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, ठीक है, और हमें क्या करना है, नीचे इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 60 × 60 से। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 घंटा जो होता है आपका 60 मिनट के बराबर होता है, और अगर हम बात करें 1 मिनट की तो वो आपका 60 सेकंड के बराबर होता है। तो अगर हम 1 घंटे को सेकंड में बदलना चाहे तो आपका 3600 होता है, यानी 60 × 60 होता है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3600 को 3600 को। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 25/3, 25/3 मीटर पर सेकेंड। इसको आप और सॉल्व कीजिए, तो ये आपका आ गया 8.3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम बात करें मीटर पर सेकेंड में, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका 8.3 मीटर प्रति सेकेंड है। वहीं पहली क्वांटिटी की बात करें 30 मीटर प्रति सेकेंड है, दोनों की यूनिट सेम है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहली टर्म है 30 मीटर प्रति सेकेंड, ये टर्म जो है बड़ी है, यानी अगर हम बात करें कि कौन सी गति इन दोनों में से अधिक है, तो वो उसका आंसर होगा आपका पहला, यानी 30 मीटर
पर सेकेंड या 30 मीटर प्रति सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपसे ये पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपसे ये पूछा गया है कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का तात्पर्य क्या है। तो अगर हम बात करें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप जैसे इसकी यूनिट देख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये किसके बारे में कहा जा रहा है, एक्सेलरेशन, त्वरण। यानी ये किसके बारे में कहा जा रहा है, त्वरण। यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी या कोई भी वस्तु है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की जो है से चल रही है, यानी ये क्या है, उसका एक्सेलरेशन है। ये आपका एक्सेलरेशन है जो कि आप यूनिट से देख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, त्वरण जो होता है बराबर होता है dv बाय dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी समय के साथ वेग में जो परिवर्तन है उसको हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की, अब आप ये जानते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है, जो आपका त्वरण होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि कौन सी होती है, ऐसी राशि या ऐसी जो क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, यानी जिसकी दिशा भी होती है और जिसका जो है मैग्नीट्यूड भी होता है। यानी आप उसे नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अंकों में उसे लिख सकते हैं और साथ में उसकी दिशा, डायरेक्शन भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग में जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। और जब यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव दिया गया है, यानी आपका कैसा है, धनात्मक है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रही है, यानी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, आपका जो वेग है वो बढ़ रहा है। तो इस टर्म से हमें क्या पता चलता है, इस टर्म से हमें ये पता चलता है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हर सेकंड में बढ़ रही है। 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग के हिसाब से वो हर सेकंड में बढ़ रही है। यानी अगर हम बात करें कि 2 मीटर प्रति सेकंड से आपका तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर एवरी सेकेंड। प्रत्येक सेकंड के बाद शरीर का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कैन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बी एक्सेलरेटेड, क्या समान रेखीय गति को त्वरित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में कहा गया, यानी एक ऐसी गति जो, या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी जो गति कर रहा है जो कि सीधी रेखा में चल रही है। और आप जानते हैं जब हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, समान की बात करें, समान गति की बात करते हैं, यानी बराबर समय अंतराल में जब जो है जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल है, क्योंकि हम यहाँ पे मोशन की बात करें, डिस्टेंस ट्रैवल जो है यानी जो दूरी तय की गई है वो बराबर है। तो जब दूरी बराबर तय की गई है तो उस केस में कोई भी मोशन, कोई भी गति जो है वो एक्सेलरेटेड या त्वरित नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है, वो ठीक है 0 से चला, इस पॉइंट से चला 0, ठीक है, अब 1 घंटे बाद यानी
1 आवर के बाद इतनी उसने दूरी तय की, कितनी दूरी तय की 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर उसने दूरी तय की, कोई वस्तु है। फिर अगले 1 घंटे बाद, जो डिफरेंस है आपका 1 घंटा है, यहाँ पे भी 1 घंटे का डिफरेंस है, यानी 1 घंटे बाद उसने फिर 20 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर अगले 1 घंटे बाद 1 आवर का डिफरेंस है, 20 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ऐसी जो मोशन होता है, ऐसी जो गति होती है जिसमें बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की गई है, तो ऐसे जो मोशन होता है, ऐसी जो गति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या यूनिफॉर्म मोशन। लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ ले रहे हैं, सीधी रेखा में चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें, आपको इससे क्या निकल जाएगी? इसकी स्पीड। पर आप ये देख रहे हैं, अगर हम स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, तो आपका क्या आ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे केस में भी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर हम वेलोसिटी की बात करें, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो बराबर है। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करें, यानी जो आपकी वेलोसिटी है, वेग है, उसमें जो समय के साथ जो परिवर्तन की अगर हम बात करें, तो आपके पास 0 आ रहा है, यानी इस केस में एक्सेलरेशन यानी त्वरण नहीं है। तो यही कारण है कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है, यानी एक समान रेखीय गति का जो गति होती है किसी भी वस्तु में, उसे त्वरित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर है वो आपका नो यानी नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन, उसके कुछ क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और नोट डाउन किया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।